तो आज की टॉप न्यूज है कि टोबैको टैक्स टू टेक इफेक्ट फ्रॉम February 1। तो वही सेस जिसके अकॉर्डिंगली सिन गुड्स में इनैक्ट किया गया था 40% को टोबैको प्रोडक्ट्स को इसके अंदर, तो उसकी इफेक्ट जो है February 1 से होगी। ठीक है, तो डिस्कस करेंगे इसके बारे में थोड़ा सा। देन ऑटोमोबाइल सेल्स ट्रैक्शंस कंटिन्यू इन दिसंबर, कि कैसे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आपको इंक्रीज या डिक्रीज देखने में मिल रहा है सेल्स में, या कैसे इंक्रीज या डिक्रीज कौन से सीजन के अंदर स्पेसिफिकली हुआ है, उसके पीछे का रीजन क्या है। एंड फाइनली चाइना ने ओपनली रीन्यू कर दिया है प्लेज ऑन ताइवान, तो क्या कहती है इसको भी डिस्कस करेंगे। सो वेलकम टू स्लीपी क्लासेस एंड करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे आज द हिंदू से ही, एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चंस के भी डिस्कस करेंगे 2 जनवरी 2026 के लिए। तो पहली न्यूज क्या कह रही है, बल्गेरिया अडॉप्ट्स द यूरो नियरली 20 इयर्स आफ्टर ज्वाइनिंग यूरोपियन यूनियन। तो बल्गेरिया पहले यूज क्या कर रही थी, लेव, बल्गेरियन लेव यूज किया करती थी एज अ करेंसी। तो नाउ फाइनली उन्होंने अपनी करेंसी को शिफ्ट करके यूरोज के साथ, यानी कि यूरोपियन यूनियन का मेंबर होते हुए भी उन्होंने यूरो को एक्सेप्ट नहीं किया था अभी तक, बट फिर भी उन्होंने अब क्या किया है, यूरो को एक्सेप्ट कर लिया एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो अब यूरो ही बल्गेरिया के अंदर यूजफुल होंगे। तो अब इससे फायदा क्या होगा कि बल्गेरिया, सबसे पहले फैक्चुअल पॉइंट न्यूज आपको यही बताती है कि यूरोपियन यूनियन में सबसे यू कैन से कम इकोनॉमिकली डेवलप्ड या सबसे कम इकोनॉमिकल ग्रोथ वाली जो कंट्री, दैट वाज बल्गेरिया ओनली। ठीक है, तो अब उनके लिए फायदा होगा ये, क्योंकि उनको भी अगर यूरो करेंसी का एक पार्ट बनने को मिलता है, तो इससे क्या होगा कि डेवलपमेंट जो है यूरो करेंसी की ऑल टुगेदर, क्योंकि स्ट्रेंथ अगर आप देखोगे एज कम्पेयर टू लेव एंड जो यूरोपियन यूनियन है, उसमें अगर हम यूरो की बात कर रहे हैं तो दोनों के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस है ना। तो अब यूरो जो है एक स्ट्रॉन्गर करेंसी होने की वजह से उनकी अब इकोनॉमी को भी स्ट्रेंथ दे सकती है। बट यहाँ पर एक कैच ये भी है कि आने वाले टाइम में अगर आप देखोगे जैसे जैसे अडॉप्शन यूरो की बढ़ती जा रही है, सो बल्गेरिया के कॉन्टेक्स्ट में जो कि ऑलरेडी लैग कर रही है यूरोपियन यूनियन जो कंट्रीज के तौर पे, तो उनको क्या यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है कि सडन इंक्रीज इन इन्फ्लेशन होने के यहाँ पर चांसेस हो सकते हैं। तो उसको गवर्नमेंट कैसे यहाँ पर टैकल करेगी, दैट डिपेंड्स ऑन द कमिंग डेज, कि किस तरीके से सरकार यहाँ पर उनके लिए या जो लोग हैं उनके लिए यहाँ पर डिसीजन लेगी। तो फाइनली जो पॉपुलेशन है ना, वो यहाँ पर डिवाइडेड थी कि कुछ लोग जो है वो अभी भी लेव को यूज करना चाहते थे, कुछ जो लोग जो है भी यूरो को अडॉप्ट करना चाह रहे थे। बट किसी भी तरह का रेफरेंडम यहाँ पे लोगों से फॉर अडॉप्शन ऑफ करेंसी नहीं लिया गया, जिसपे वहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो भी थोड़े से डिसअपॉइंटेड थे, बट दे वांटेड द विल ऑफ द पीपल टू बी डिस्कस्ड फर्दर, है ना। बट फिर भी उन्होंने उसका ये डिसीजन ले लिया है। बट मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिस्ट आर एक्सेप्टिंग इट एज अ पॉजिटिव साइन फॉर द इकोनॉमी ऑफ बल्गेरिया। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको कंसिडर करना है द फॉलोइंग पेयर्स। तो बेसिकली करेंसीज दी हुई हैं एंड कंट्रीज के नाम दिए हुए हैं। हाउ मेनी पेयर्स इज आर करेक्टली मैच्ड, लेक, अजरबैजान, ड्राम, अल्बेनिया, मनात और अर्मेनिया। हाउ मेनी पेयर्स इज आर करेक्टली मैच्ड। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो लेक आपको पूछा गया था, दैट वाज फ्रॉम अल्बेनिया। ठीक है, देन आपको यहाँ पर पूछा गया था ड्राम के बारे में, वो है आर्मीनिया, एंड देन मनात के बारे में आपको पूछा गया था, दैट वाज अजरबैजान। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। देन एयर मार्शल नागेश कपूर टेक्स चार्ज ऑफ वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ। ठीक है, तो अब एयर मार्शल नागेश कपूर जो है एज्यूम किया उन्होंने चार्ज एज द वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ। ठीक है, बस ये देखना है सक्सीड किसको किया उन्होंने, एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी, जो सुपर एनुएटेड थे, यानी कि रिटायरमेंट की बात आ गई उनकी आफ्टर 40 इयर्स ऑफ सर्विस। दिस इज द न्यूज, इतना तक आपको पढ़ना है, इसके बाद एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना। इसी न्यूज के अंदर एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको ऐड की गई है कि लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह थर्सडे को अज्यूम किया उन्होंने चार्ज ऑफ द 29th डायरेक्टर जनरल फॉर बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो अब उन्होंने भी, अब अगर आप देखो 1991 में वो इनकॉर्पोरेट किए गए थे कमीशन पोस्ट पे, तो 30 इयर्स के आसपास का एक्सपीरियंस उनको भी है, दैट इज इट। बस और कुछ आपको यहाँ पर पढ़ने की एक्स्ट्रा जरूरत नहीं है। बस यही आपको न्यूज यही बता रही है कि अब जो आप बात कर रहे हो, एयर मार्शल जो नागेश कपूर है वो एकम्प्लिश फाइटर पायलट है, 3400 फ्लाइंग आवर्स की उनकी आप कह सकते हो एक्सपीरियंस है। मिग 21 मिग 29 एयरक्राफ्ट को वो उड़ा चुके हैं, बट हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट वो नहीं है। ठीक है, तो अब उन्होंने क्या किया, अब स्पेसिफिकली लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह की जब हम बात कर रहे हैं, तो उन्होंने यहाँ पर BRO की तारीफ की है कि उनका जितना ज्यादा प्रोफेशनलिज्म है, जितनी जल्दी वो काम निकाल देते हैं बॉर्डर रोड के आसपास एंड मल्टीपल ऐसे इमरजेंसी सिचुएशंस में भी, तो उन्होंने उनको अप्रिशिएट किया, प्लस न्यू ईयर की यहाँ पर बधाई दी। बस ये न्यूज थी। ठीक है, बट हमें सिर्फ इन्फॉर्मेशन 2 चीजों के बारे में ही पता होनी चाहिए। तो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं पहले कि कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। तो अब यहाँ पर ना आपको इक्वल रैंक्स को कंपेयर करना है। ठीक है, कि क्या ये दोनों साइड पे जो रैंक्स दिए गए हैं वो इक्वल रैंक्स इन अ कमीशन्ड सर्विस है या नहीं है। ठीक है, फ्लाइट लेफ्टिनेंट, कैप्टन, ब्रिगेडियर, रियर एडमिरल, जनरल, एयर मार्शल। हाउ मेनी पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। तो इसका करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर ए, ओनली 1। फ्लाइट लेफ्टिनेंट एंड कैप्टन करेक्टली मैच्ड है। ब्रिगेडियर की जब हम बात कर रहे हैं, एयर कॉमोडोर और कॉमोडोर के साथ उनका यहाँ पर मेजर आप देखते हो कि सेम जो लेवल है या सेम रैंक है। देन आप जनरल की बात कर रहे हो,
देन जनरल के साथ अगर आप देखा जाए यहाँ पर जनरल एयर चीफ मार्शल एडमिरल, ठीक है, न्यूटन जनरल एयर मार्शल वाइस एडमिरल, देन मेजर जनरल एयर वाइस मार्शल रेयर एडमिरल। तो इस तरीके से आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार आपको क्वेश्चन प्री में आ चुका है यूपीएससी के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें। बाकी जो डिफेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको तो ये डेफिनेटली पता होना चाहिए। देन डीआरडीओ विल प्ले की रोल इन इंडियाज एयर डिफेंस, राजनाथ, ठीक है। तो अब राजनाथ जी जो है डिफेंस मिनिस्टर ही है इंडिया के, है ना। तो अब वो एक आप कह सकते हो कि ऑर्गेनाइज्ड फंक्शन पे अब रेफर कर रहे थे, डीआरडीओ के द्वारा ही ऑर्गेनाइज किया गया था वो, तो उसको संबोधित कर रहे थे, ठीक है। एग्जैक्ट हिंदी वर्ड है, संबोधित करते हुए उन्होंने नहीं बोला कि डीआरडीओ ने अपना जो गेम है ना बहुत ज़्यादा अप कर लिया। गेम अप कैसे, कि उन्होंने बोला कि सिर्फ एक रिसर्च यूनिट की तरह डीआरडीओ सेंट्रल गवर्नमेंट की काम करता है, R&D यूनिट की तरह ही है। बट धीरे धीरे अगर आप देखो यहाँ पर एयर आपकी जो एयर मिशन है स्पेसिफिकली, जैसे कि अब हमारे पास मिसाइल्स की टेस्टिंग होती है ना, या इवन की सैटेलाइट्स में भी इसरो के साथ साथ कई बार डीआरडीओ की कोलैबोरेशन होती है। मल्टीपल ऐसे एस्पेक्ट्स जो है निकल के आए हैं, उसके अकॉर्डिंगली स्पेसिफिकली अगर एयर डिफेंस की बात करें तो डीआरडीओ ने बहुत ज्यादा हेल्प की है। तो आगे भी आने वाले टाइम में इंडिया के एयर डिफेंस को आगे बढ़ाने के लिए बेटर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और इंडिजिनस एडवांसमेंट, मतलब इंडिया के द्वारा बनाई गई स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी के अंदर डीआरडीओ जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। एंड ये उन्होंने कॉन्टेक्स्ट में बोला विद रिस्पेक्ट टू सुदर्शन चक्र इनिशिएटिव। तो सुदर्शन चक्र इनिशिएटिव जो है मिशन सिंदूर के टाइम पे, आप देखोगे ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे प्रधानमंत्री मोदी ने जैसे ही खत्म हुआ उसके बाद ये चीज के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। तो सुदर्शन चक्र के बेसिस पे अब आइडिया कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया, सुदर्शन चक्र जो कि अब हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंगली विष्णु जी के पास है ना, कि जो फाइनल अब एक तरह से डिस्ट्रक्शन की बात करता है। सो अब उसी तरीके से एयर जो स्पेस है इंडिया की इतनी ज्यादा सिक्योर करनी है कि कोई भी ऐसे अनलॉफुल एलिमेंट जब आता है तो उसको किस तरीके से प्रॉपर खत्म किया जा सके, है ना। तो डीआरडीओ जो है अभी उसी के ऊपर प्लान कर रहा है। तो डीआरडीओ ने ऑन द अदर हैंड मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को भी यहाँ पर अप्रिशिएट किया इंडिया के, ठीक है, कि ये सारे इनिशिएटिव्स की वजह से तभी पॉसिबल हो पाया कि डीआरडीओ जो है अपनी R&D को एक्चुअली में यूज में लेकर आ सके, है ना। तो आने वाले टाइम में दे आर ऑल्सो सेइंग कि दे बी यू कैन से के अंडर टेकिंग अप अंडर प्रोजेक्ट्स ऐसे तरीके के जो कि और ज़्यादा यहाँ पर डिफेंस को केटर कर सके। प्लस उन्होंने यहाँ पर अगर आप राजनाथ सिंह जी की बात करें तो उन्होंने डीआरडी के कॉन्टेक्स्ट में बोला कि ना केवल R&D अथॉरिटी होने के बावजूद भी अगर आप देखो तो आपकी जो कोलैबोरेशन हुई है प्राइवेट सेक्टर के साथ, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स में एंड मल्टीपल MSMEs के साथ, तो आपने सबके साथ यहाँ पर कोलैबोरेशन में मिलकर काम करना शुरू किया है, जो कि और भी ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अब बाकियों को भी इकोनॉमिकली अपॉर्चुनिटी मिलती है कि अपने आपको अपनी रिसर्च को अपने काम को बेटर तरीके से दिखा सके, यानी कि इकोनॉमी को भी यहाँ पर बूस्ट करने में या बहुत सारी इंडस्ट्रीज को बूस्ट करने में भी डीआरडीओ का यहाँ पर हेल्प है। तो वहाँ पर उनको अप्रिसिएशन दी गई, ठीक है। तो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स तो नहीं आएगा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आएगा यहाँ पर, ठीक है। DRDO was formed in 1958. Second, DRDO was formed by the amalgamation of Technical Development Establishment and the Directorate of Technical Development and Production. Which of the statements above is or are correct? So ये बिल्कुल फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है डीआरडीओ को लेकर, क्योंकि बार बार बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन BRO, DRDO, इसरो ये सारे आते जा रहे हैं। ऑल्दो यूपीएससी नहीं पूछता है इस तरह के, मतलब आप क्वेश्चंस के बार बार जो न्यूज़ में आता है ना, बट आई फील कि इतना ज़्यादा यहाँ पर रेलिवेंस बढ़ जाती है चीज़ों को लेकर। अब मे भी हो सकता है यूपीएससी CSC में ना पूछे, किसी और तरीके से पेपर में पूछ ले, है ना। डिफरेंट तरह के पेपर्स यूपीएससी कंडक्ट कराता है, इवन कि बहुत सारे ऐसे स्टेट PSCs हैं, अदर ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर ये क्वेश्चन जो है वो रेलिवेंट हो सकता है। तो 1958 में DRDO को बनाया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था। उससे पहले अगर हम देखें तो दो तरह के हमारे पास ऐसे इस्टेब्लिशमेंट्स ऑलरेडी एग्जिस्टेंट थी, दैट इज टेक्निकल डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट जो कि इंडियन आर्मी की थी, एंड जो दूसरी सरकार के अंडर ऑपरेट करती थी डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन। तो दोनों को अमेलगमेट कर दिया गया, जोड़ दिया गया, एंड इनिशियली 10 लैबोरेटरीज से डीआरडीओ ने शुरू किया है, एंड अब आप देख सकते हो कि कितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन की तरह डीआरडीओ यहाँ पर बन के आया है, ठीक है। तो 1958 में ही इसको एस्टैब्लिश किया गया था। देन इंडिया पाकिस्तान एक्सचेंज लिस्ट ऑफ प्रिजनर्स एंड न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस। तो अब हमें पता है 1988 की एक ट्रीटी है जो कि डिप्लोमेटिक ट्रीटी है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ इंडिया हैंडल करते हैं साइमल्टेनियसली, पाकिस्तान के काउंटर पार्ट में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को हैंडल करती है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि जितने भी प्रिजनर्स है एक दूसरे कंट्री के पास, ठीक है, वो उनका नाम लिस्ट जो है वो एक्सचेंज करते हैं कि आपके इंडिया के इतने प्रिजनर्स हमारे पास हैं, ये उनके नाम है, एंड ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान के कितने प्रिजनर्स इंडिया के पास हैं, ये उनके नाम है, ये एक्सचेंज होते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ होती है कि जितनी भी न्यूक्लियर इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, ठीक है, जिसमें न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हो गई, इवन कि आप देखोगे कि जहाँ पर आपकी न्यूक्लियर एनरिचमेंट है, यूरेनियम के एनरिचमेंट वाले प्रोसेसेस हैं, जितना भी काम यहाँ पर न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड होता है उसकी इन्फॉर्मेशन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को दी जाती है, एक्सचेंज की जाती है दोनों के द्वारा इन द फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट्स।
ठीक है, ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स। तो एक्जैक्टली नाम यहाँ पर नहीं बताने होते, ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी होती है। तो द रीजन बिहाइंड दिस ट्रीटी आई विल एक्सप्लेन आफ्टर द क्वेश्चन ओनली, ठीक है, तो आपको ज्यादा बेटर ये पता लगेगा। देन क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान एक्सचेंज लिस्ट ऑफ न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस। पहली है कि द फर्स्ट एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन टुक प्लेस ऑन 1 जनवरी 1989। Second, this year it was the 35th consecutive exchange of such lists between the two countries. Which of the statements above are correct? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेकंड स्टेटमेंट ओनली। 1988 में ये ट्रीटी जो है इसको साइन किया गया था। फाइनली जब आप इसकी इंप्लीमेंटेशन की बात करो तो 1991 के अंदर इट एंटर्ड इनटू फोर्स एंड फाइनली 1 जनवरी 1992 में पहली बार ये एक्सचेंज जो है वो कंडक्ट कराया गया था। ठीक है, उसके बाद से इस बार 35th टाइम जो है ये एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन हुई है। सो द रीजन बिहाइंड दैट वाज कि अगर आप देखोगे कि 1990s में ना अब न्यूक्लियर जो दौर है वो शुरू हो चुका था। 1990 से पहले कोई ऐसे ओपन तरीके से ना पाकिस्तान ने ना इंडिया ने, दोनों ने ही डिक्लेयर नहीं किया था कि हम न्यूक्लियर कंट्रीज बन चुके हैं, है ना, क्योंकि अब जो है वो सैंक्शंस फ्रॉम डिफरेंट नेशंस इंक्लूडिंग रशिया या एंड यूएसए उनसे भी केटर कर सकते थे, अट्रैक्ट कर सकते थे, है ना। बट लेटर इन द ईयर्स 1990s में अगर आप देखोगे कि ओपनली इंडिया और इवन के पाकिस्तान ने दोनों ने डिक्लेयर कर दिया था कि हम न्यूक्लियर स्टेट्स हैं। ठीक है, कंडक्ट करा लिया था ये सारे के सारे टेस्ट एंड उसके अकॉर्डिंगली हम न्यूक्लियर स्टेट्स हैं, उन्होंने ओपनली ये चीज़ को डिक्लेयर किया था। सो अब इस वजह से क्या यहाँ पर मुद्दा आता है कि दोनों नेशंस के बीच में हॉस्टिलिटी हमेशा से रही है ना, बहुत सारे टाइम पे ऐसे रिलेशन जो है वो खराब भी रहे हैं। तो अब क्या होता है कि ऐसी सिचुएशन में कि आपने देखा कि बहुत सारे ऐसे डिजास्टर्स जो है न्यूक्लियर डिजास्टर्स हो सकते हैं इन द केस ऑफ अ वॉर लाइक सिचुएशन। तो दोनों नेशंस ने यहाँ पर समझदारी अपनाते हुए इसी चीज़ को यहाँ पर एग्री किया था कि हम एक दूसरे की जो फैसिलिटीज़ है उसके कोऑर्डिनेट्स डिस्कस कर लेंगे, शेयर कर लिया करेंगे, ठीक है, वाया ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो अब उसको डिस्कस करने के बाद अब कोई भी ऐसी वॉर लाइक सिचुएशन में जो कि अब क्या है कि लड़ाई ही तो है, लड़ाई जो है एक न्यूक्लियर डिजास्टर को यहाँ पर नाम ना दे दे, है ना, या उसका रूप ना ले ले, इसी वजह से फॉर सेफ्टी मेजर्स कि थोड़ा बहुत ध्यान रखा जा सके इन सारी सिचुएशंस का। अब कितनी ज़्यादा ऑथेंटिक होती है या नहीं होती है ये इन्फॉर्मेशन, इसके ऊपर चेक रखने के लिए कोई प्रोसेसेस नहीं होते हैं। ठीक है, तो वो मैं आपको बता रही हूँ, जो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर दी कितनी एक्यूरेट है, कितनी अप्रोप्रिएट है, उसके ऊपर भी यहाँ पर किसी तरह का मेजर इस ट्रीटी के अंदर या एग्रीमेंट के अंदर नहीं दिया गया है, बस हाँ इन्फॉर्मेशन शेयर की जा रही है। तो एक तरह से मतलब एक पॉजिटिव स्टेप यही था कि दोनों जो है एक नेशंस एक दूसरे के ऊपर अगर आगे आने वाले टाइम में कभी भी अटैक करते हैं, ठीक है, तो इन कोऑर्डिनेट्स के ऊपर अटैक ना किया जा सके, ताकि जो अब न्यूक्लियर फैसिलिटीज है वो हम पर ना हो। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियर जब एनर्जी है या न्यूक्लियर वॉर भी जब शुरू हो जाती है तो पूरे के पूरे वर्ल्ड का यहाँ पर जो दिक्कत है वो बन जाती है ना, तो बहुत सारे लोगों की यहाँ पर जान जा सकती है। उसी से बचाने के लिए ये ट्रीटी को साइन किया, या ट्रीटी भी क्या एग्रीमेंट को साइन किया गया था डिप्लोमेटिक वेज में। Then Ukraine condemns Russian drone attack on its power infrastructure। तब क्या हो रहा है कि लड़ाई वापस से एकदम से शुरू हो गई है। तो रशिया जो है 200 से ज़्यादा अटैक ड्रोन्स ऑन यूक्रेन उन्होंने यहाँ पर किए रशिया के द्वारा। तो अब उसकी वजह से क्या होता है कि मेजर जितने भी पावर सप्लाई वाले पावर ग्रिड वाले एरियाज है ना, उस वजह से यूक्रेन की मेजर आप कह सकते हो 10 से 12% जितना भी रीजन है वो सिवियरली हैम्पर हुआ था इस वजह से। तो यूक्रेन ने क्या किया है, इस हरकत की निंदा की है रशिया के ऊपर कि आपको ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए कि एक बार हम पीस प्लान की बात करते हैं, एक बार हम वापस से लड़ाई शुरू कर देते हैं। बट एक और रिटेलिएटरी यहाँ पर ना जो स्टेटमेंट है यूक्रेन की तरफ से आई है, दैट इज उन्होंने बोला कि अभी हम ट्रम्प को मैं रिसेंटली मिलके तो आया हूँ कि पीस प्लान की जल्दी से जल्दी अडॉप्शन हो सके, बट अपार्ट फ्रॉम दैट हमारी तरफ से ये भी डिस्कशन हुई थी कि जितना भी हमारा जो न्यूक्लियर जो मैंशनिंग सर्टन नेम्स ऑफ द यू कैन से एमिनेशंस कि वो जल्दी से जल्दी हमारे तक पहुँच जानी चाहिए। ठीक है, कि वो जो डिस्कशन हमारी हुई थी उसकी इम्प्लीमेंटेशन जल्दी से जल्दी हो जानी चाहिए, विच makes the peace plan डिफॉल्टी इन इटसेल्फ, क्योंकि अभी उसकी एप्लीकेशन भी नहीं हुई है। बट एक तरफ अगर आप पीस प्लान की बात करो, दूसरे टाइम पे आप डिफेंस टाइज की बात कर रहे हो कि आप जल्दी से जल्दी उसको अपनाना चाहते हो। आई डोंट नो वेयर दिस यू कैन से पीस प्लान इज गोइंग टूवर्ड्स, या ये लड़ाई कभी खत्म होगी या नहीं होगी ये नहीं पता है। ठीक है, बट उसके अलावा अगर आप देखो इन रिटेलिएशन ऑल्सो यूक्रेन ने स्ट्राइक किया है ड्रोन्स ऑन ऑयल रिफाइनरी इन रशिया। तो उन्होंने पावर ग्रिड सिस्टम को अटैक किया है यूक्रेन ने रशिया के, अब ऑयल रिफाइनरी वाले सिस्टम को अटैक कर दिया है ना। तो अब ये सारी चीज़ें जो है ऑल टुगेदर चलती जा रही है। कैजुअलिटीज़ यहाँ पर रशिया वाली साइड इतनी देखने को नहीं मिली है, बट यूक्रेन वाली साइड थोड़ी बहुत कैजुअलिटीज़ होंगी। बट अब न्यू ईयर के केस पे भी अगर उन्होंने कंडेम किया है वैसे जो यूक्रेन है उन्होंने, कि न्यू ईयर पे भी जहाँ पे लोग सेलिब्रेट करते हैं वॉर की बात कर रहे हैं रशिया, तो ये अब यहाँ पर सिचुएशन चल रही है। देन टोबैको टैक्स रिजेक्ट टू टेक इफेक्ट फ्रॉम February 1। वैसे 1 जनवरी के आसपास इसको लागू होना था, बट चलो February 1 तक इसको कर दिया गया है। तो अब सरकार ने हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी तक 2025 जो है उसको लॉन्च किया है। अब हेल्थ सिक्योरिटी नेशनल सिक्योरिटी की बात की जा रही है ना, क्योंकि हेल्थ की यहाँ पर बात की जा रही है ऑल टुगेदर। तो उसकी वजह से जो टोबैको है उसके प्रोडक्ट्स को महंगा किया जा रहा है। बट ऑल टुगेदर अब अगर आप देखोगे कि सिन गुड्स में जब हम 40% कैटेगरी की बात करते हैं उसके अंदर जो बीडीज है वो इंक्लूड नहीं की गई है, जो आपकी न्यूज़ बता रही है। ठीक है, बीडीज
उसको फर्दर 18% वाले टैक्सेशन में डाल दिया गया है, ठीक है। 18% में थी, 28% में थी, 18% में उसको डाल दिया गया है। बाकी जितने भी टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं 40% के अंदर यहाँ पर होंगे। प्लस जो ये टोबैको की कंसेशन जो है इतने टाइम से चल रही है, कोविड के टाइम पीरियड के बाद से, क्योंकि जितना भी पैसा इकट्ठा हो रहा है इससे वो स्टेट गवर्नमेंट के पास थ्रू फंड ही जा रहा है, उसको भी बंद किया जाएगा, ठीक है। 1 फरवरी से अब क्या हो रहा है कि जो इंक्रीज है यहाँ पर जो टैक्स के अंदर भी स्पेसिफिकली एंड प्रोडक्शन के अंदर भी, प्रोडक्शन के ऊपर भी वो टैक्सेस जो है वो बढ़ा दिए गए हैं एंड जीएसटी इसके ऊपर एक्स्ट्रा लगा दिया गया है। तो इस वजह से अब अगर आप देखो कि ओवरऑल प्राइसेस जो है वो बढ़ेंगे। बट अब अगर यहाँ पर ना एक चीज़ और है, देयर इज अ कैच इन दिस न्यूज़, कि आपके जो इंटरनेशनल लेवल्स है ना वो ये बोलते हैं कि आपके जो टोबैको प्रोडक्ट्स है सिंस दे आर हार्मफुल टू हेल्थ, ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि उनके प्राइसेस जो है वो इतने ज़्यादा बढ़ जाने चाहिए एज कम्पेयर टू अ पर्सन सैलरी, या इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से उनको एडजस्ट करना चाहिए, ताकि एक नॉर्मल क्या कोई भी व्यक्ति उसको खरीदने से पहले 10 बार सोचे। तभी आप देखोगे कि वेस्टर्न नेशंस या इवन की मेजॉरिटी जितने भी कंट्रीज हैं वहाँ पर ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सस्ते महंगे होते हैं, सॉरी, और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आप देखो बहुत रिलेटिवली सस्ते हैं। एंड सरकार ने ऑन दी अदर हैंड क्या स्टांस लिया है कि 2017 ऑनवर्ड जो है इनके प्राइसेस यहाँ पर नहीं बढ़े थे, हमने मार्केट में इसका प्राइस जरूर बढ़ाया है, विच इज इन कंप्लायंस विद द इंटरनेशनल यू कैन से इंटरनेशनल ऑर्डर। बट अगर आप देखो कि पर जो यूनिट वैल्यू है वो कुछ पैसे ही बढ़ेगी। सो हाउ डज दिस मैटर, है ना, कि आप बढ़ा भी रहे हो प्राइस बट आप ये दिखा रहे हो कि हम इंटरनेशनल नॉर्म्स को यहाँ पर फुलफिल कर रहे हैं, बट आप यहाँ पर अपने कंज्यूमर्स को भी खुश रखने की बात कर रहे हो, है ना, कि कुछ पैसे से या कुछ रुपए से ही उसकी अमाउंट बढ़ेगी। सो व्हाट इज द गवर्नमेंट प्लानिंग ऑन दिस? तो इस पे इंटरनेशनली काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म इंडिया को देखने को मिल रही है। सो बट इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो उन्होंने एक नया प्रोसेस जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो आइडेंटिफाई किया है कि किस तरीके से इनकी प्राइसेस जो है उसकी टाइम एंड अगेन रीवैल्यूएशन खुद से ऑटोमेटिकली हो सके, क्योंकि वरना 2017 के बाद से अब इसकी रीवैल्यूएशन की जा रही है, दैट टू मैनुअली, कि अब प्रोडक्शन जो है जितनी ज्यादा सप्लाई है, जितनी ज्यादा डिमांड है, उसके बेसिस पे ही इसके प्राइसेस जो है वो अब होंगे टाइम टू टाइम डिसाइड। तो कोई ऐसे फिक्स प्राइस नहीं रखा जाएगा, डिपेंड करेगा कि कितना आपको टॉप वैल्यू रखना है या बिलो वैल्यू या बिल्कुल बेस वैल्यू रखनी है पर सर्टन प्रोडक्ट की, उसके बाद से जो प्राइसेस है वो मार्केट डिसाइड करेगी, ठीक है। सो ये आपकी सिंपल सी न्यूज़ थी। देन एमपी फ्लैग्स क्राइसिस इन बंगाल जूट इंडस्ट्री सीक सेंटर्स हेल्प। तो अब वेस्ट बंगाल के एक एमपी है, उन्होंने यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट को रिटर्न में लिखित में दिया है कि जूट इंडस्ट्री बंगाल की वो बहुत ज़्यादा हैम्पर हो रही है, क्योंकि प्राइस की वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, कटेलमेंट ऑफ मिल ऑपरेशंस है एंड लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, जिस वजह से अब ये प्रॉब्लम जो है वो और ज़्यादा बढ़ गई है। जूट से रिलेटेड अगर हम देखें कॉम्पिटिटर्स हमारे पास बांग्लादेश है, वियतनाम भी एग्जिस्ट कर रहा है ना, एंड ऐसी न्यूज़ भी शायद पहले आई थी कि इंडिया के ही प्रोडक्ट्स जो है वो रीरूट करके वाया इंडिया से प्रोडक्ट सस्ते में खरीद लिया, आसपास वाले नेशंस ने वही रीरूट करके किसी और कंट्री में उसको डंप किया जा रहा है ना। तो अब एक्स्ट्रा प्राइसेस लेकर के अपना खुद का प्रोड्यूस नहीं किया, बट वहां पर टैगिंग जो है वो हटाकर इंडिया के बजाय अपनी कंट्री की लगा दी, इसको सेल किया जा रहा है महंगे रेट पे किसी और से, बल्कि इंडिया के साथ डायरेक्टली वो नेशन जो है भी ट्रेड यहाँ पर नहीं कर रहा है, क्योंकि चाइना के कॉन्टेक्स्ट में पहले बात चल रही थी, अदर ऑल्सो वर्ल्ड कंट्रीज ऑल्सो, है ना। तो अब जूट को लेकर जो इंडस्ट्री हैम्पर हो रही है इसके ऊपर ये सवालिया निशान उठाते हैं कि किस तरीके से, क्योंकि जूट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द टेक्सटाइल समवॉट नॉट एक्जैक्टली समवॉट अ पार्ट ऑफ द टेक्सटाइल ऑल्सो, कि किस तरीके से यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज को नर्चर करने में सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्प करेगी फॉर द जूट प्रोड्यूसर्स, वो देखना पड़ेगा। देन बेनिफिट्स ऑफ एआई मस्ट रीच ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। प्रेसिडेंट मुर्मू जो है उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस को यहाँ पर अटेंड किया था जो कि एआई से रिलेटेड है। उन्होंने बोला कि ग्रास रूट लेवल पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर प्रोवाइड कर सकती है, कितना बड़ा पॉजिटिव चेंज लेकर आ सकती है, कि वो एक्सेसिबिलिटी के थ्रू ही पता लगेगा कि एंटरप्रेन्योरशिप हो गए, बच्चे हो गए जो कि इसका पॉजिटिव यानी कि सदुपयोग कर सकते हैं, कि उनको इसका स्किल डेवलपमेंट में कितना ज़्यादा हेल्प मिल सकता है आने वाले टाइम में। दे नीड टू रिकॉग्नाइज दैट, ठीक है, कि एआई से डरिए मत इतना ज़्यादा, कि उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है, कि वो अब कोने कोने तक पॉजिटिविटी जब पहुंचेगी उसके बाद ही उसके एक बेटर रिजल्ट जो है वो देखने को मिल सकते हैं, कि एआई जो है एक ऐसा टूल है जिसको पॉजिटिव तरीके से आप यूज़ कर सकते हो, जस्ट डिपेंड्स ऑन द यूजेज। जैसे हम बचपन में ऐसे नहीं लिखते थे कि मोबाइल फ़ोन का यूज़ जो है वो अच्छा है या बुरा है, अपने यहाँ पर विचार बताइए, या क्रिटिकली एनालाइज करने को हमें ये ऐसे मिल जाया करता था, है ना। तो वही सेम चीज़ यहाँ पर अब एआई के कॉन्टेक्स्ट में बताई जा रही है। देन 26 इंदौर वाटर सैंपल्स फाउंड कंटामिनेटेड। हमने डिस्कस किया था कल या परसों की न्यूज़ में वैसे शायद डिस्कस किया था कि इंदौर में फिलहाल अभी ये सारे के सारे मुद्दा चल रहा है कि सर्टन पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइव्स एंड वाटर कंटामिनेशन का मुद्दा शायद देखने को मिल रहा है। तब तक तो 5 पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स, बट अभी के हिसाब से गवर्नमेंट डेटा के अकॉर्डिंगली वो जो डेटा है वो 4 लोगों का ही है। बट अगर आप देखो कि ऑन पेपर के अलावा जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन है वो 9 लोगों की तो मिनिमम थी ही एट द एंड ऑफ दैट डे, अब तो और ज़्यादा बढ़ गई होगी, ठीक है। तो अब फाइनली कंटामिनेशन पाई गई है, डिफरेंट सैम्पल्स लिए गए थे, सैम्पल्स में सब में ये चीज़ देखी गई है कि बैक्टीरियल जो बैक्टीरियाज है वो पाए गए
हैं, जिस वजह से मेजरली ये कंटामिनेशन हुई है। ऑल्दो पाइपलाइन रिपेयर हो गई थी, पाइपलाइन की प्रॉपर यहाँ पर सफाई भी हो गई है, फिर भी ये कंटामिनेशन एग्जिस्ट कर रही है। तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि सरकार ने प्रोवाइड किया है रेजिडेंशियल जो लोग वहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं डिफरेंट लोगों को भी क्लोरीन टैबलेट्स प्रोवाइड किए हैं। बोला है कि पानी जो है इसको उबाल कर उसके अंदर उसको तब पिए या फिर क्लोरिनेटेड जो वाटर है उसको आप कंज्यूम कीजिए। एंड सरकार ने उस दिन तो खर्चा देने के लिए इवन की फॉर द डिजीज पीपल ऑल्सो 2 लाख पर फैमिली है ना, या 2 लाख पर पर्सन पर फैमिली, एंड जितना भी अब या तो खर्चा मेडिकल एड जो है सरकार ने उस टाइम पे भी प्रोवाइड करने के लिए, हेल्प करने के लिए यहाँ पर बोल दिया था। ठीक है, बट उसके अलावा अगर आप देखो NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने सो मोटो कॉग्निजेंस ले लिया है इस केस का, अभी के केस में। तो अब उन्होंने देखने के लिए यहाँ पर ही बोला है कि क्या सारा का सारा मुद्दा है। एंड इट फाइनली केम आउट कि एक नई पाइपलाइन जो है वो बनाई जानी थी, उसका काम शुरू हुआ था बट इट स्टॉल्ड, यानी कि रुक गया था वो काम ड्यू टू वॉट एवर रीजन्स। तो अब इस वजह से नेग्लिजेंस जो है वो सरकार के ऊपर ही कहीं ना कहीं डाली जा रही है इस कॉन्टेक्स्ट में। एंड फाइनली द गवर्नमेंट हैज टू टेक द ओनर्स ऑफ दिस, एंड फाइनली इसके ऊपर जो नई पाइपलाइन है काम शुरू किया जाएगा जल्द से जल्द, ताकि जो फर्दर लोग हैं वो इससे और ज़्यादा इन्फेक्ट ना हो सके। देन फर्स्ट वंदे भारत स्लीपर ट्रेन टू प्लाई बिटवीन गुवाहाटी एंड कोलकाता। फर्स्ट वंदे भारत के बारे में हमने डिस्कस किया, जहाँ पे मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे थे, तब देखो न्यूज़ के अंदर उस दिन आपको सिर्फ एक छोटे से स्निपेट में बताया गया था कि टेस्ट हमने स्लीपर का कर लिया है, ठीक है, बट एक्स्ट्रा यहाँ पर आपको नहीं बताया गया था। फीचर्स मैंने आपको क्वेश्चन पूछे थे, वही फीचर्स आपको यहाँ पर आज न्यूज़ में दे दिए गए हैं कि कवच सिक्योरिटी है, CCTV कैमराज है, ठीक है, इवन CCTV कैमराज के बाद ऑटोमेटेड डोर्स है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर न्यूज़ के अंदर कवर दिखेंगी, जो कि अब क्या है कि वंदे भारत की क्या फीचर्स है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसकी बात की है। एंड 180 किलोमीटर्स पर आवर इसकी मैक्सिमम स्पीड जो उन्होंने अचीव की है। एंड गुवाहाटी से कोलकाता के बीच में जो ट्रेन है वो चलना शुरू होगी, क्योंकि अब ये मिड स्पीड है, हाई स्पीड ट्रेन तो नहीं है ये, ठीक है। तो 2300 से 3000 से लेकर फर्स्ट AC में 3600 रुपये तक की टिकट का प्राइस सरकार ने इसको डिस्कस किया है। प्लस असमीज जो क्यूजीन है वो भी सर्व की जाएगी इसके अंदर। एंड स्पेसिफिकली अगर आप देखो बुलेट ट्रेन के बारे में भी यहाँ पर डिस्कस किया गया है कि पहली ऐसी बुलेट ट्रेन जो अहमदाबाद और मुंबई के बीच में एक डिस्टेंस को कवर करेगी विद इन 2 आवर्स, उसको भी शुरू किया जाएगा। बट सरकार ने बोला इसको इन अ फेज्ड मैनर शुरू किया जाएगा, धीरे धीरे करके इसको शुरू किया जाएगा, ठीक है। यानी कि जो फर्स्ट फेज है अब शुरू होगा सूरत टू बिलीमोड़ा, जिसमें अब वापी से सूरत को कनेक्टिविटी मिलेगी, देन वापी टू अहमदाबाद, देन थाने टू अहमदाबाद, एंड फाइनली मुंबई टू अहमदाबाद के 508 किलोमीटर 2 घंटे के अंदर ये कवर करेगी। मैक्सिमम स्पीड 320 किलोमीटर पर आवर जो है इट इज सेट टू बी ओपन इन द यू कैन से नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में भी एग्जैक्टली अगर बताऊं तो 2027 तक सरकार ने बोला है कि इसको काम खत्म किया जाएगा, कि जितने भी वायरडक्ट्स हैं रिक्वायर्ड, आप कह सकते हो कि प्लेट्स हैं या जितने भी ट्रैक्स हैं उसको ले डाउन करने का काम चल रहा है। 2027 तक इट विल बी फुली ऑपरेशनल। देन ऑटोमोबाइल सेल्स ट्रैक्शन कंटिन्यूज इन दिसंबर के मार्केट लीडर में फिलहाल अभी मारुति सुजुकी ही देखने को मिला है। तो उन्होंने यही बोला है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे उनको कितना फायदा हुआ है, 14-15% के आसपास उनकी कंपनी को यहाँ पर सेल्स में इंक्रीज देखने को मिला है। सिमिलरली डिफरेंट कंपनीज का आपको बताया गया है, जिसके बारे में आपको नहीं पढ़ना है, हमने सिर्फ ये देखना है कि हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखा जाए तो ऑल टुगेदर थोड़ा सा श्रिंक देखने को मिला है, ठीक है। ये पिछले साल जो है आप देखोगे कि सेल्स इतनी ज्यादा हुई थी, उसकी कंपैरिजन में अभी इस साल नहीं हुई है, यानी कि फॉर द ईयर 2025 ऑटो सेल्स जो है ना दे क्लाइम्ड बाय 6% टू 45.5 लाख यूनिट्स। बट इंडस्ट्री के सोर्सेज ये बोलते हैं कि ये दिस इज लोअर देन द 9% ग्रोथ। 9% ग्रोथ हमारे 2024 के अंदर देखने को मिली थी, 6% ग्रोथ इस बार देखने को मिली है। मतलब आइदर द कंपनीज विच आर स्टेटिंग डेटा या वो गलत है, या जो अब ये डेटा यहाँ पर सोर्सेज के द्वारा बताया गया है वो गलत है, ठीक है। बट उसके अकॉर्डिंगली अगर हम ओवरऑल देखें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इस साल 6% की ग्रोथ है। लास्ट ईयर जो 2024-2025 का जो ईयर था उसमें 9% ग्रोथ देखने को मिली थी, ठीक है। बस आपको इस चीज़ के ऊपर यहाँ पर फोकस करना है, उसके अलावा एक्स्ट्रा नहीं देखना है। एंड मेजर आप देखोगे कि यहाँ पर सिंस अब ये मार्च तक का हमारा एक फाइनेंशियल ईयर होता है ना, अप्रैल से लेकर सितंबर तक जो ऑटोमोबाइल सेक्टर था उसके अंदर उसकी ग्रोथ है, उसकी डिमांड के अंदर यहाँ पर नेगेटिव चीज़ें देखने को मिल रही थी, नेगेटिव एज इन कि उनकी जो सेल है वो नहीं हो पा रही थी। बट सितंबर के बाद से यानी कि अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक इतनी ज़्यादा यहाँ पर बम्पर सेल हुई है ऑफ ऑटोमोबाइल्स, ठीक है, कि जिस वजह से बहुत सारी कंपनीज को वेटिंग पीरियड भी प्रोवाइड करना पड़ा। एंड इवन की साइमल्टेनियसली यहाँ पर महिंद्रा या टाटा जैसी कंपनीज है मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंदर जो सरकार ने शुरू किया है, उनको यहाँ पर आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है, बहुत ज़्यादा जो उनके यूनिट्स है वो भी बिके हैं, है ना। एंड अक्टूबर से दिसंबर के बीच में सडन राइज देखने को मिला ड्यू टू फेस्टिवल सीजन। सेकेंडली जो GST 2.0 रिफॉर्म्स थे, ठीक है, इसके बारे में यहाँ पर बात की गई है कि ये 2.0 जो रिफॉर्म्स है सरकार के, इस वजह से जो लोग हैं वो ज़्यादा अट्रैक्ट होकर उन्होंने भी जो खरीदे हैं व्हीकल्स। फर्स्ट आप देखोगे अप्रैल से सितंबर के बीच में इतनी ज़्यादा सेल नहीं थी। देन फ्लू राइजिंग रैपिडली इन द US ड्रिवन बाय न्यू वेरिएंट ऑफ वायरस। नया वेरिएंट ऑफ वायरस कौन सा है? सबक्लेड के,
ठीक है। तो अर्ली आउटब्रेक्स जो है जापान, यूके एंड इवन कनाडा के अंदर देखने को मिले थे। एंड एस्टिमेट एटलीस्ट 7.5 मिलियन केसेस ऐसे जो है इलनेस के देखे गए हैं। 81,000 हॉस्पिटलाइजेशन हुए हैं, 3100 डेथ्स हुई हैं फ्रॉम दिस फ्लू सो फार। तो सरकार उसके ऊपर काम कर रही है, यूएस की गवर्नमेंट, कि हाउ टू मिटिगेट दिस, ठीक है। बट सिंस अब वायरस है, सबक्लेड के क्या उसके वेरिएंट के अंदर क्या क्या स्पेशलिटीज है, तो अब वायरस के केस में हमारे पास सिर्फ वैक्सीनेशन एग्जिस्ट कर सकते हैं, किसी तरह की एंटीबायोटिक जनरली काम नहीं करती है, ठीक है। तो इसी वजह से अब क्या सरकार आगे रिसर्च के ऊपर काम करेगी, क्या उसका निष्कर्ष निकलता है, वो अभी बताऊंगी मैं अगर कोई न्यूज़ में अगर आता है कभी। तो देन एक्सपोर्ट ऑफ टेक्निकल टेक्सटाइल्स विटनेस 1.2% डिप इन अप्रैल टू अक्टूबर। तो टेक्निकल टेक्सटाइल्स के केस में, अब टेक्सटाइल्स जब हम बात कर रहे हैं तो यूएसए का आपको नाम याद आना चाहिए, क्योंकि डायमंड इंडस्ट्री, ज्वेलरी इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ये 3 ऐसी मेजर इंडस्ट्रीज हैं जो कि यूएसए के अंदर, जिसकी इंडिया की बिगेस्ट मार्केट थी, ठीक है। तो क्योंकि आपको न्यूज़ में भी यहाँ पर यही चीज़ के बारे में दिया गया है कि सिंस अब टैरिफ्स इंडिया जो है अट्रैक्ट कर रहा है 50% यूएसए से, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो हैम्पर होगी ही होगी। यानी कि एक्सपोर्ट ऑफ टेक्निकल टेक्सटाइल जो है 1.2% गिर गया और अप्रैल से अक्टूबर के बीच में इस साल फॉर्म विद द compared with the first 7 months of 2024-2025 mainly on the accounts of tariffs imposed by USA। ठीक है। तो ये सिंपल से आपको न्यूज़ यहाँ पर बताई गई थी कि एक्सपोर्ट ऑफ टेक्निकल केमिकल्स जो इंडिया के कितने थे 1.95 बिलियन ड्यूरिंग अप्रैल टू अक्टूबर 2025 थे, अगेंस्ट 1.97 बिलियन ड्यूरिंग द सेम पीरियड इन 2024। यहाँ पर आप देखोगे कि $0.2 बिलियन का फर्क यहाँ पर देखने को मिला। $0.2 बिलियन, नॉट मच अभी के लिए, बट लेटर ऑन उनको ये प्रॉब्लम दिख रही है ओवरऑल सेक्टर्स के अंदर। क्योंकि यार ये न्यूज़ अगर आप देखो कि ये पूरे सेक्टर की आपको बात बता रहा है ना, कि पूरे सेक्टर के अंदर अब कोई मेजर प्लेयर्स भी है, कोई माइनर प्लेयर्स भी हो सकते हैं। तो माइनर प्लेयर्स पे इसका इंपैक्ट ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू मेजर प्लेयर्स, है ना। तो इस वजह से जो अब प्रॉब्लम है इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की जरूरत है। सो अब कहने का मतलब यही है कि जो अब टेक्सटाइल ट्रेडर्स है उन्होंने बोला जल्दी से जल्दी इस प्रॉब्लम को केटर करना चाहिए इंडिया को, अदरवाइज आने वाले टाइम में बहुत डेवास्टेटिंग इफेक्ट्स इस चीज़ के हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम ऑल्टरनेटिव्स देख रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज में, बट वो खुद से ही यहाँ पर परेशान इतना ज़्यादा कि इतना ज़्यादा मार्केट जो है वो हमें नहीं वैल्यू प्रोवाइड कर सकते जितनी हमें रिक्वायर्ड थी। कि ऑल दो अगर हम यूएस के अलावा बाकी कंट्रीज को भी देख रहे हैं तो टेक्सटाइल जो है एकदम से ऐसा सेक्टर नहीं है कि आप डायरेक्टली इस कंट्री को नहीं भेज रहे तो उस कंट्री को भेज दीजिए। वहाँ पर डिमांड भी होनी चाहिए उतनी ज़्यादा। डिमांड अगर है भी, उसके बाद भी आप वहाँ के कंज्यूमर की नीड्स को भी तो देखोगे। ऐसा थोड़ी है कि जो गुड्स अब यूएस के अंदर ज़्यादा बिकते हैं वही गुड्स वेनेजुएला के अंदर या इवन के पाकिस्तान के अंदर या इवन चाइना के अंदर भी ज़्यादा बिकेंगे। डिपेंड्स ऑन द गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑल्सो, डिपेंड्स अपॉन द क्लाइमेट ऑल्सो, कि वहाँ पर रिक्वायरमेंट क्या है, डिमांड क्या है, उसी के बेसिस पे आप टेक्सटाइल्स को यहाँ पर बनाओगे, ठीक है। तो इसी वजह से ये प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो जियो टेक्सटाइल्स, मेडिकल टेक्सटाइल, पैकेजिंग मटेरियल्स, सम ऑफ द मेन एक्सपोर्ट्स जो है वो काउंटर करते हैं, केटर करते हैं यूएस की मार्केट को। तो अब ये FIBC, फ्लेक्सिबल इंटरमीडिएट बल्क कंटेनर्स, बैग्स, स्लिंग्स, रोप्स, गॉज, वाइप्स एक्सेट्रा जो है ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं 60% ऑफ द टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स को, एंड इसके अंदर ज़्यादातर डिप देखने को मिला है। तो यूएसए इज द लार्जेस्ट मार्केट फॉर इंडियन टेक्निकल टेक्सटाइल्स गुड्स विद 29.9% शेयर ऑफ द इंडियन एक्सपोर्ट्स, फॉलोड बाय जर्मनी एंड यूके बिटवीन अप्रैल एंड अक्टूबर 2025। तो एक्सपोर्ट्स जो है यूएस के बिटवीन अप्रैल एंड अक्टूबर 2025 वर 15% लोअर दैन द सेम एज कम्पेयर टू द सेम पीरियड इन 2024। तो अब इसके अलावा उन्होंने ये भी बोला कि जब से रूपी जो है जब वो डेप्रिशिएट होना शुरू हुआ ना, तब भी थोड़े बहुत ऑर्डर्स देखने को बढ़े हैं, कि देखने को मिल रहे हैं कि वो बढ़ गए हैं, ठीक है। क्योंकि उनको डॉलर्स पे करने पड़ेंगे कम एंड रुपी के अंदर आप ज़्यादा अमाउंट ले सकते हो, है ना। तो उस वजह से बस इंपोर्ट टैरिफ्स जो देने पड़ेंगे वो अब थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। बट अब यहाँ पर डिमांड जो है रुपी की डेप्रिसिएशन की वजह से भी यूएसए से अभी आती हुई नजर आ रही है। ये न्यूज़ भी आपकी ये चीज़ कहती है। देन GST दिसंबर मॉप अप ग्रोज एट अ 3 month हाई ऑफ 6.1% ग्रोथ देखने को मिली है सरकार की कलेक्शन में, ठीक है। अब कलेक्शन रोजेस टू 6.1% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे टू 1.74 लाख करोड़ रुपीज इन दिसंबर 2025। तो 3 महीने के एज हाई यहाँ पर परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है एज पर ऑफिशियल डेटा, बट एक शार्प राइज इन रिफंड्स देखने को मिला है जो कि अब नेट रेवेन्यू को थोड़ा सा बढ़ाता है। बट बढ़ाने के साथ साथ अगर आप देखोगे ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द सेक्टर तो वो थोड़ा बहुत कम देखने को मिलता है ऑफ रुपीज 1.46 लाख करोड़। तो यहाँ पर हमने देखा था कि जो आपके GST के रिटर्न्स है उसके अंदर आपकी जो सोल प्रोप्राइटरशिप्स हो गए या इवन की बिजनेस वाले जितने भी लोग हैं ना वो पैसा भर रहे हैं, यहाँ पर एडवांस टैक्स भी भर रहे हैं वो, ठीक है। बट अगर आप यहाँ पर रिटेल पर्सन के जो सैलरी वाले व्यक्ति हैं उनकी तरफ से अगर आप देखोगे तो जो कमी है वो देखने को मिली थी। लास्ट टाइम हमने जो न्यूज़ डिस्कस की थी उसके बेसिस पे मैं आपको ये डेटा बता रही हूँ, ठीक है। तो ग्रॉस मॉपअप वॉज मार्जिनली हायर 1.7 लाख करोड़ रुपीस ऑफ नवंबर, जो कि रिफ्लेक्ट करता है कि जो कलेक्शंस इन द फर्स्ट फुल मंथ फॉलोइंग द GST कट रेट इट वाज वेल बिलो 9 month एवरेज ऑफ 1.93 लाख करोड़ फॉर द फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2026।
कहीं पे अगर आप ग्रॉस में परफॉर्मेंस देख रहे हो तो वो बढ़ी हुई है, नेट में देख रहे हो तो थोड़ी सी कमी यहाँ पर देखने को मिलती है। 9 मंथ एवरेज लेकर देख रहे हो तो हमारे पास अमाउंट कितनी आ रही है, 1.93 लाख करोड़ रुपीज। सिंपल सी आपकी न्यूज थी। देन इंडिया अलाउज बैंक्स टू स्पॉन्सर पेंशन फंड्स अंडर एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम है। नेशनल पेंशन स्कीम के तहत मैं आपको ये बता देती हूँ पॉइंटर्स कहते क्या है। नेशनल पेंशन स्कीम के अंडर ना पहले क्या है कि अब यहाँ पर ये वो फंड है जो कि अब एम्प्लॉय अपने ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या करे, जमा कराता है ना। अब वही पैसा जो है रिटायरमेंट के बाद उसको वो मिल जाता है धीरे धीरे करके, एज अ पेंशन की तरह वही पैसा उनको मिलता रहता है, इंटरेस्ट जो है वो सरकार देती रहती है। तो भी एनपीएस स्कीम के अंडर ना क्या है कि बैंक सिर्फ और सिर्फ एक तरह से डिपॉजिटर्स की तरह एक्ट करते थे, यानी कि वो खुद से एनपीएस स्कीम को फंड नहीं कर सकते थे, ठीक है, चाहे वो प्राइवेट बैंक है चाहे वो सरकारी बैंक है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ है, जो सरकार है उन्होंने भी एंड आरबीआई ने, दोनों ने बैठकर यहाँ पर डिस्कशन की। उन्होंने कहा कि बैंक इतने बड़े बड़े हमारे पास है, कितना उनके पास रिटर्न आ रहा है, चाहे प्राइवेट बैंक है या पब्लिक बैंक है, उनको यहाँ पर एनपीएस के अंदर इन्वेस्ट करना शुरू करना चाहिए। इन्वेस्ट इन द सेंस कि ताकि एक बेटर सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी अब जो बैंकर्स है उनको मिल सके, ठीक है, चाहे सरकारी है चाहे प्राइवेट बैंक है, उसके अंदर उनको भी नेशनल पेंशन फंड के अंदर अब थोड़ा बहुत अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करना चाहिए। बट दैट विल डिपेंड अपॉन द रेवेन्यू, बैलेंस शीट, या इवन कि जो कि बैंक का साइज क्या है, कितनी ब्रांचेस है, कितने एम्प्लॉयज है, ठीक है, वो सारी की सारी चीजें इसके अंदर ध्यान रखनी पड़ेंगी कि वो पैरामीटर्स जो है आरबीआई प्रोवाइड करेगा टू द बैंक्स, चाहे वो प्राइवेट बैंक है या जितने भी पब्लिक बैंक है उनके अंदर। एंड स्पेसिफिकली अगर वो उस क्राइटेरिया को मीट करते हैं तो एनपीएस के अंदर वो भी अपने एम्प्लॉयज के थ्रू यहाँ पर अलाउ करेंगे कि वो भी एनपीएस को ज्वाइन कर सके एंड जो भी अब जॉब सिक्योरिटी बैंकिंग सेक्टर के अंदर और ज्यादा बढ़ सके, ठीक है। अर्लियर लास्ट ईयर एनपीएस का पार्ट तो सिंस वो थे नहीं, उन्होंने लास्ट ईयर बोल दिया था कि अपने जो एम्प्लॉयज है वो अब ट्रेडिंग के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं, अदरवाइज ट्रेडिंग के अंदर परफॉर्म पहले नहीं कर सकते थे, क्योंकि कोई कोई कंपनीज में भी अगर आप प्राइवेट सेक्टर में भी देखोगे ना कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जहां पर हो जाता है तो वो अपने एम्प्लॉयज को रोक देते हैं कि आप ट्रेड नहीं कर सकते उस चीज के अंदर। तो इसी तरीके से अब इस बार बैंक्स जो है उन्होंने लास्ट टाइम पे ये चीज को अलाउ किया था कि कुछ कुछ कमोडिटीज के अंदर आप ट्रेड कर सकते हो। अब धीरे धीरे करके सरकार उनको एनपीएस के अंदर भी लेकर आ रही है। देन चाइना शी हेल्स नेशंस प्रोग्रेस, न्यू विल प्लेज टू टेक बैक ताइवान। तो उन्होंने बोला कि शी जिनपिंग ने वेडनेसडे को कि कंट्री की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस इन सच एरियाज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड सेमीकंडक्टर्स जो है वो उनकी कंट्री की मेजर डेवलपमेंट के या ग्रोथ के भागीदार है, ठीक है। तो उन्होंने बोला बट अब सेल्फ रूल जो ताइवान है उसकी रीयूनिफिकेशन विद आर मदरलैंड यानी कि चाइना के साथ की जाएगी और एक ट्रेंड ऑफ द टाइम्स है, इट इज अनस्टॉपेबल। तो आने वाला टाइम में हो सकता है कि चाइना की तरफ से कुछ ऐसी स्टेटमेंट की वजह से कुछ आउटकम निकलेगा, नहीं निकलेगा, क्या हो सकता है उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे जैसे न्यूज में आएगा। When RBI says 98.4% ऑफ द विड्रॉल ऑफ 2000 नोट्स रिटर्न, ठीक है, कि जितने भी 2000 के जो नोट्स है 2023 सितंबर के अंदर उसको बंद कर दिया गया था कि वापस से जितने नोट है उसको आरबीआई को दे दिया जाए, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली 98.4% ऑफ द नोट्स जो है वो रिटर्न किए गए थे, ठीक है। अब विड्रॉल ऑफ 2000 बैंक नोट्स जो है वो अनाउंस किए गए थे एंड डिक्लाइन किया गया था 5669 करोड़ को, ठीक है, क्लोज ऑफ बिजनेस इन दिसंबर 2025। तो कहने का मतलब यही है कि जो 2000 के नोट्स है ना उनकी जो वैल्यू है सर्कुलेशन के टाइम पे 3.56 लाख करोड़ रुपीस थी एट क्लोज ऑफ द बिजनेस इन May 19, 2023। तो अब उनकी वैल्यू जो बचे हुए नोट्स की है वो डिक्लाइन होकर कितनी रह गई है, 5669 करोड़ रुपीस, क्योंकि अब उस करेंसी की वैल्यू ही नहीं है। Then Iran executed at least 1500 people, a 35-year record says राइट्स ग्रुप। तो अब जो नॉर्वे बेस्ड ह्यूमन राइट्स का एक ग्रुप है, ठीक है, उन्होंने एक रिसर्च कैरी आउट की है और उन्होंने देखा है कि अब 1500 पीपल जो है दे हैव बीन एग्जीक्यूटेड और गिवन कैपिटल पनिशमेंट इन ईरान। एंड कैपिटल पनिशमेंट का इतना फ्रीक्वेंट यूज करना एक डिवास्टेटिंग इफेक्ट ऑन द सोसाइटी लेकर आता है इन द लॉन्गर रन। क्यों? क्योंकि रिफॉर्मेशन के ऊपर अब बिलीव करते हैं सब। कैपिटल पनिशमेंट इंडिया के लीगल सिस्टम में भी अगर आप देखो तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में देते हैं, जैसे हम अजमल कसाब की यहाँ पे बात करते हैं, है ना, क्योंकि उन्होंने इतने सारे लोगों को यहाँ पर अटैक किया 26/11 के टाइम पे, है ना, तो वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर सिचुएशन में तभी उनको यहाँ पर आप देखो कैपिटल पनिशमेंट दी गई थी, ठीक है। तो अब इतना ज्यादा फ्रीक्वेंटली कैपिटल पनिशमेंट को यूज करना एक तरह से डर का माहौल पैदा करता है कि आप अपनी सरकार के खिलाफ तो क्या, आप उनको अगर समझाने की भी बात करोगे तो यू विल अट्रैक्ट पनिशमेंट। तो ये आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच को कहीं ना कहीं खत्म कर देता है। सो अब इसी के ऊपर यहाँ पर चिंता जो है इस ह्यूमन राइट्स ग्रुप ने जताई है। देन यूएस मिलिट्री स्ट्राइक्स 5 more ड्रग बोट्स ओवर 2 days किलिंग 8, ठीक है। तो अब वेनेजुएला वाले जो बोट्स हैं उनको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, अनलॉफुल उनको बोला जा रहा है उनकी एक्टिविटीज को, या इवन की जो ड्रग ट्रैफिकिंग है उसको रोकने के लिए जो मुहिम यहाँ पर यूएस ने चलाई है। तो उसके अलावा 2 यहाँ पर 5 ऐसे बहुत सारे बोट्स जो है ड्रग बोट्स को अटैक किया है, 8 लोग इसमें मर गए हैं। एंड जो कोस्ट गार्ड्स हैं यूएस के उनको अब रिसर्च कर रहे हैं और ज्यादा एरियाज के ऊपर, एंड जितने भी रेस्क्यू मिशन की अगर रिक्वायरमेंट है वो की जाएगी, एंड उन लोगों को भी ढूंढा जा रहा है जो बच के यहाँ पर निकल गए हैं इस इंसिडेंट से भी, ठीक है। ये आपकी सिंपल सी
न्यूज़ थी। एंड 2026-2027 के यूपीएससी के बैचेस विद रिस्पेक्ट टू ऑप्शनल एज वेल एज जीएस वो भी यहाँ पर अवेलेबल है, आप इनको भी चेकआउट कर सकते हो। अलॉन्ग विद दैट हमारा यूपी पीसीएस एंड इवन बीपीएससी का फाउंडेशनल बैच इज ऑल्सो लाइव नाउ। तो आप कंप्लीटली हमारी वेबसाइट www.sleepyclasses.com पे जाकर कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप डायरेक्टली वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं, या फिर हमारे टोल फ्री नंबर 1800-890-3043 पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। sleepy.classes@gmail.com पे हमें ईमेल भी कर सकते हैं। प्लस एक कोड है दैट इज ब्लेसिंग्स, ठीक है। ब्लेसिंग्स कोड है जो आपको डायरेक्टली 25% डिस्काउंट दे देगा ऑन द सेड प्राइस विदाउट एनी क्वेश्चंस आस्क्ड, अगर आप हमारी वेबसाइट से भी इसको डायरेक्टली परचेज करते हो तो, ठीक है। तो कोड जो है वो वैलिड है टिल 5 जनवरी 2026, ठीक है। कोई लेक्चर से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे तो भी बता सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में भी, हमारे पास टेलीग्राम ग्रुप जो है वो भी एग्जिस्ट करता है फॉर द सेम पर्पज। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे, थैंक यू सो मच।